साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी टीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे यह जीएस वर्ल्ड जो कोचिंग संस्था है उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को हम लोग देख रहे हैं। इसके 75 क्वेश्चन को हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और इससे आगे के जो 75 क्वेश्चन शेष बचे हैं उनको हम लोग इस वीडियो में व्याख्या के साथ देख लेंगे। तो ये पूरा जो पेपर है ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें संग्रहित किए गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता। तो देखिए इसमें जो है पारसियों को सम्मिलित नहीं किया गया है, बाकी बौद्ध, जैन, सिख ये सभी इसमें इसके तहत आते हैं। अगला है निम्न में से किस याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो निषेधाज्ञा का। देखिए उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का प्रावधान है, जिसके तहत बंदी प्रदर्शीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जैसे 5 रिट जारी किए जा सकते हैं। अगला है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है। तो यह अनुच्छेद 20 के 3 में यह प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह सरकार का वह रूप है जिसमें सभी नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। तो इस प्रकार से पहला वाला आपका सही नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा, भारत में ग्राम पंचायतों को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण माना जा सकता है। ये भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत में भी प्रतिनिधि ही चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही जो है इसमें से सही नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे 80 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये 80 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विशेष दिन मतदान के समय लोकसभा में 300 सदस्य उपस्थित हैं। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक को किस प्रकार से पारित किया जाएगा। तो इसके लिए न्यूनतम 273 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, इसलिए किसी भी संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए न्यूनतम 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि प्रदत्त स्थिति में जो 300 वाली स्थिति है, स्थिति में मतदान के समय केवल 300 सदस्य उपस्थित हैं, फिर भी संशोधन विधेयक को पारित करने हेतु उनमें से 273 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के संदर्भ में अनुसूचित क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए जाते हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका आगे चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन को। 82 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 विशेषताएं हैं और उसके सोर्स, इसमें से बताना है कौन से सही सुमेलित है। देखिए संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो पहला वाला आपका सही नहीं होगा। दूसरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। ये सही है, अर्थात 2 और 3 सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र की विधायिका का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र तथा राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा यह प्रक्रिया कितनी भी बार दोहराई जा सकती है, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के बाद यह अधिकतम 6 माह ही रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्रदान किया गया है। यहाँ पे 3 मूल अधिकारों की बात की गई। पहला, विधियों के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण बिल्कुल दिया गया है। दूसरा, शिक्षा का अधिकार ये भी है। तीसरा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी सही है। तो ये तीनों ही अधिकार जो हैं नागरिकों और विदेशी नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए जो केवल नागरिकों को प्राप्त है उसमें अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 29 मतलब 30 है, 30 है। और विदेशी और नागरिक मतलब भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिक दोनों को जो प्राप्त है वो है आपका अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो देखिए विवाह एवं तलाक, परिवार नियोजन, शिक्षा ये सभी जो है समवर्ती सूची में है, जबकि रक्षा जो है ये संघ सूची का विषय है। तो 1, 2, 4 अर्थात सी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा।
इसके अलावा संघ सूची में आपका रक्षा, बीमा, संचार, जनगणना आता है। इसी प्रकार समवर्ती सूची में विवाह, तलाक, शिक्षा, वन है, नाप एवं तौल, ये सब आ जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला है 86 नंबर क्वेश्चन। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, उपाधियों का निषेध, ये आर्टिकल 18 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये आपका जो है, ये आपका आर्टिकल 26 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अल्पसंख्यकों की भाषा का जो संरक्षण की बात की गई है, ये है आपका आर्टिकल 29 में। और शिक्षा का अधिकार आपका है 21 के ए में। इस प्रकार से आपका देखिए 3412 अर्थात डी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के रक्षक एवं गारंटी देने वाला है। आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसके तहत जो है आपके मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित किया जा सकता है। आगे न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था जो है ये भारत और यूएसए दोनों जगहों पर है। इसी प्रकार 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय गणतंत्र की नहीं है? तो इसमें से जो सत्तावादी सरकार की विशेषता है ये भारतीय गणतंत्र की नहीं है। अगला है 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है? BR अम्बेडकर का कथन है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह राष्ट्रीय पद्धति की सरकार है, यह बिल्कुल सही नहीं है। आगे देखते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ये प्रवृत्त कब होता है? तो ये आपका 30 जनवरी 1990 को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार, एक सेकंड, सूचना का अधिकार जो है आपका ये एक विधिक अधिकार है। आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन, देश में किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला है, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 311 के तहत सुनिश्चित किया गया। अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि से संबंधित उपबंध है। 311 में सिविल सेवकों के पद संबंधी संवैधानिक सुरक्षा का उपबंध है। 312 में राज्यसभा कोई नई अखिल भारतीय सेवा या सेवाएं स्थापित करने का अधिकार राज्यसभा को है। अनुच्छेद 317 में लोकसभा आयोग के किसी सदस्य को हटाने या निलंबन संबंधी उपबंध किए गए हैं। अगला 10वीं सूची के तहत निर्भरता के मामलों का निपटारा निम्नलिखित में कौन करता है? तो ये सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है। अगला है, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर एक विचार कीजिए। तो देखिए, यह एक संवैधानिक निकाय बिल्कुल नहीं। इस आयोग में एक सूचना आयुक्त और अधिकतम 6 सूचना आयुक्त होते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 6 सूचना आयुक्त होंगे। तो इसमें आप देखिए दोनों ही सही नहीं है। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में की गई थी। इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं 10 से अनधिक सूचना आयुक्त होते हैं। अगला है, जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो शाह आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, देखिए शाह आयोग की नियुक्ति की गई थी 1975 में आपातकाल घोषित करने के पश्चात। जब 1977 में आयोजित लोकसभा चुनाव में जनता सरकार सत्ता में आती है तो शाह आयोग की नियुक्ति की जाती है। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अधीन केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यक्ष को मिलाकर अधिकतम कितने व्यक्तियों में से गठित होता है? देखिए, इसमें एक अध्यक्ष व दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इस प्रकार से अधिकतम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये आपका संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से इसको बनाया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अधीन। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 352 के तहत संबंधित है। इसके तहत यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न हो गया हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अगला है, यहाँ पर एक तरफ निकाय या संस्थाएं और उनके सदस्यों का कार्यकाल के बारे में
हमें सही सुमेलित करना। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष नहीं 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इसी प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। तीसरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, इसका भी क्या है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो पहला और तीसरा आपका सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका पहला और तीसरा सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से या से सही है? इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में संसद द्वारा किया जाता नहीं, इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, उससे पहले भी किया जा सकता है। दूसरा, इसकी अनुशंसाएं सरकार के लिए बाध्यकारी हैं, बिल्कुल नहीं। ये परामर्शी इनकी सलाह अनुशंसाएं होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं। और आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन होता है। इस प्रकार से दोनों ही आपके कथन सही नहीं हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं, नहीं। तो इस प्रकार से केवल पहला वाला कथन इसमें सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन, भारत के में निर्वाचनों का अधीक्षण और नियंत्रण किसमें निहित है? तो ये भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। तो देखिए, अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद तथा राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन नामावली एवं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति सहित भारत के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करना निर्वाचन आयोग के ये कार्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती या संसद की स्थायी सदन है, बिल्कुल है। दूसरा, जब लोकसभा भंग होती है तब राज्यसभा की बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती, ये गलत है, बुलाई जा सकती है। इस प्रकार से पहला वाला ही केवल इसमें आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमत कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। अगला है, सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इस प्रकार से बी ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृत्ति का उल्लेख कहाँ पे है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 51 के तहत। आगे चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक में संवैधानिक राजतंत्र है? तो ऐसा राजतंत्र केवल आपका भूटान में है। इस प्रकार से केवल 1 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के विचार निम्नलिखित में से किस संविधान से उधार लिए गए हैं? ये जो अवशिष्ट शक्तियों का विचार है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, प्रस्तावना में अब तक 2 बार संशोधन किया गया है, नहीं, केवल 1 बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। दूसरा, यह न्यायिक है अर्थात इसके प्रावधानों को न्यायालय द्वारा प्रवृत्त कराया जा सकता है, बिल्कुल नहीं कराया जा सकता है। तो पहला और दूसरा दोनों ही आपके गलत हो गए। इस प्रकार से कौन सा कथन सही है? कोई भी नहीं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामान्य नागरिक संहिता किसमें समाहित है या शामिल है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आर्टिकल 44 के तहत इसका प्रावधान किया गया, जो कि भारत में अभी लागू नहीं है। अगला है, राज्यपाल की स्वाविवेक शक्ति संबंधित शक्तियों के संबंध किन अनुच्छेदों से है? तो इसमें देखिए, इसमें आपका अनुच्छेद 163(1), अनुच्छेद 239(2), 356 और अनुच्छेद 371 ये सभी इसमें इसके तहत आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका जो है ये सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 1 सेकेंड, इसमें आपका जो है अनुच्छेद 163(1) के तहत क्या है? स्वाविवेक पर आधारित कार्यों के विषय में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे आपका केवल जो है पहला वाला होना चाहिए, ये 163(1). आगे चलते हैं 116 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो उल्लेख है महाधिवक्ता के पद का, ये अनुच्छेद 165 में है राज्य के लिए, और जो अटॉर्नी जनरल है उसका उल्लेख जो है 76 में है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में सरकार के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन। केंद्र सरकार के निम्नलिखित पदाधिकारियों की वरीयता अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसमें जो पहले आगे प्रधानमंत्री, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 ये सही क्रम में है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे भी देखिए, सबसे ऊपर आपका राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल होते हैं, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं, फिर CGI अर्थात चीफ जस्टिस होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री फिर आते हैं, फिर कैग आते हैं।
क्वेश्चन 119 देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में किस या किन आधार या आधारों पर समानता देखने को मिलती है? दोनों में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, नहीं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा के नहीं। दूसरा, दोनों सदन राज्यों की प्रतिनिधि सभा के रूप में कार्य करते नहीं। राज्यसभा जो है वो राज्यों की प्रतिनिधि सभा के रूप में कार्य करती है, लोकसभा नहीं। इस प्रकार से इसमें केवल पहला वाला ही कथन सही है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 120 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला किससे संबंधित रहा? ये आरक्षण से संबंधित मामला था। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में किसकी आत्मकथा है? ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है? तो यह अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। किस सदन का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है? तो जो राज्यसभा का सभापति, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये इसके सदस्य नहीं होते हैं। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची का उल्लेख आपका 7वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव इन्होंने दिया था और 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। देखिए, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 233 से लेकर 237 237 तक इन न्यायालयों के संगठन अर्थात अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख है आपका भाग 5 में, आर्टिकल 124 से 147 तक संघीय न्यायालय की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। तो ये है, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? इसे शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, डी ऑप्शन। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी, और ये कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गुजरात एवं महाराष्ट्र के राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो 371 ए में किया गया है, सी ऑप्शन। भारत में राज्य विधानसभाओं में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 हो सकती है, ठीक है। देखिए, इसकी अधिकतम संख्या जो है विधानसभा की 500 और न्यूनतम जो है 60 तय की गई है। निम्नलिखित में से किस एक को भंग नहीं किया जा सकता किंतु उत्साहित किया जा सकता है? तो ये है आपका राज्य विधान परिषदें, ठीक है। ये राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सदन होती है, परंतु इसको जो है इसको भंग नहीं किया, परंतु उत्साहित मतलब समाप्त किया जा सकता है। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ समितियां हैं, एक तरफ सदस्य संख्या। देखिए, प्राक्कलन समिति में 22 नहीं बल्कि 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में जो है आपके 30 नहीं होते हैं, इसमें 22 होते हैं। स्थायी समिति में आपके 31 सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से केवल 3 जो है सही है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं? क्या सम्मिलित हैं? तो इसके तहत आपके देखिए, मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार और रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, ये सभी के सभी शामिल हैं। तो डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। रीट संबंधी जो है आपके अनुच्छेद में 32 में है और सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो है ये आपका 143 में है। आगे चलते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन। कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता। बिल्कुल ये परिभाषित नहीं करता, कारण संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। तो पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला है, भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह 1977 में अस्तित्व में आता है। बिल्कुल सही है। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, तो ये सही नहीं है। तो इस प्रकार से केवल एक सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में हैं? तो ये है आपकी बिहार में। कहाँ पे? सॉरी, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो बी ऑप्शन मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, 139 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता माना गया है? तो इसमें जो है आपका देखिए, न्याय तक प्रभावी पहुंच और सामाजिक न्याय, इसको जो है इसके तहत शामिल किया गया है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
तो देखिए, मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती केस में दिया गया। मूल ढांचे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई तत्वों को शामिल किया गया, जिसमें न्याय तक प्रभावी पहुंच और सामाजिक न्याय की प्राप्ति भी शामिल है। आगे चलते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों को इनके गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, हरियाणा का 1966 में गठन होता है, हरियाणा का 1966 में, नागालैंड का 1963 में, गुजरात का 1960 में। तो सबसे पहले क्या आएगा? गुजरात आएगा, फिर नागालैंड आएगा, फिर हरियाणा आएगा। ठीक है, इस प्रकार से 3 to 1 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। भारत के संविधान में किसी भी परिवर्तन को भारतीय संविधान का संशोधन माना जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन के लिए राज्य विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह जो है बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका केवल दूसरा वाला कथन सही, पहला वाला नहीं। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। 142 नंबर, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का जो वेतन है ये राज्य की संचित निधि से आता है। किससे आता है? राज्य की संचित निधि से आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। 143 है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/3 सदस्य जो होते हैं ये स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। अगला है 144, विधान परिषद का सभापति ये कौन होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित किया जाता है, सी ऑप्शन। अगला है, विधान परिषद के सदस्यों के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय जो आपके राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर 1962 में चीनी आक्रमण के कारण लागू किया गया, जो कि 1968 तक जारी रहता है। इस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीकरणवादी सरकार की ओर ले जाता है? तो अनुच्छेद 356, जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा ये कब लागू होता है? तो ये जो है आपका 1971 में लागू होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, नैसर्गिक न्याय का अधिकार बिल्कुल है, जीवन का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार ये भी है, असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार ये बिल्कुल मौलिक अधिकार नहीं है। अगला है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये अनुच्छेद 14 के तहत निहित है। तो इस प्रकार से आपके टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।